यस सर, कल का क्लास नहीं आया। हाँ, आज सब दे दूंगा। चलिए, आज पहले 2 एक्सपेंसेस को कंप्लीट करता हूं, उसके बाद न्यू एरिया में जाऊंगा। 2 एक्सपेंसेस मतलब पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, अच्छा मैं करने से पहले आपसे पूछता हूं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेस कितना प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है, एक इन हाउस रिसर्च, एक आउट हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर रिसर्च कर रहे हैं। बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, वो रिसर्च अपने आप के रिसर्च एक डिपार्टमेंट ही है। लेकिन अदर देन बिग कंपनी, स्मॉल कंपनीज, मीडियम साइज कंपनी, वो लोग रिसर्च किसी दूसरे को देके रिसर्च का काम कराते हैं। दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काज आउटसोर्सिंग होता है। तो इन हाउस भी हो सकता है, आउट हाउस भी हो सकता है। आउट हाउस है तो आपका एग्रीमेंट लगेगा, चेक करना पड़ेगा क्या जो डेवलपमेंट एंड रिसर्च एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्या पूरा ही उसको बियर करना पड़ेगा, ना शेयरिंग होगा, ये सब। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक यूनिक मैटर है, आप जितना डेवलप, जब तक प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता है तब तक ये खर्चा आपका पीएल में ही जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट डेवलप्ड हो जाता है तब वो उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो ये मैटर आपका इंटेंजिबल एसेट्स में ही, अकाउंटिंग में है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का वाउचिंग कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो सोच के देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर वो रिसर्च डेवलपमेंट का एक्टिविटी करता है और नहीं। एग्रीमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आउट हाउसिंग करता है उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या चिट्ठी इधर उधर हुआ है। कैश मेमोज, वाउचर्स, कैश मेमोज, कैश वाउचर्स, कैश वाउचर इसी करो, कैश वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर शुड चेक द ऑथराइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। किसने, मतलब बोर्ड में तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, मीटिंग में डिसाइड करना पड़ेगा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी का काम होगा। बिना ऑथराइजेशन आप काम कर नहीं सकते, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को बैंक स्टेटमेंट विथ रेलिवेंट वाउचर चेक करना पड़ेगा, जो बैंक स्टेटमेंट और वाउचर का अमाउंट मिल रहा है और नहीं। Auditor should verify the cash memos and agreement, verify the payment voucher and agreement, payment vouchers and agreement in case of outhouse research and development expenditure. ऑडिटर अगर बाहर में कोई एग्रीमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ जो पेमेंट हुआ है ऑडिटर चेक करेगा। Auditor should examine the accounting of research and development expenditure as per applicable accounting standard AS 26. AS 26, accounting standard 26, intangible assets. Intangible asset. Auditor should verify that fake expenses has not been debited to research and development expenses. Auditor क्या देखेगा? Fake expenses रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में डेबिट ना हो। इधर उधर का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा दिया, कौन देखाएगा? सब माया है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा वो प्रॉपर रिसर्च एंड एक्सपेंसेस ही वहां पर डेबिट हुआ है और नहीं। ऑडिटर शुड वेरीफाई द रूटीन रिसर्च कॉस्ट हैज बीन राइट ऑफ पीएल अकाउंट। मतलब आप रिसर्च को जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक आप रिसर्च कॉस्ट को क्या बोलेंगे, आप उसको पीएल में ही चार्ज करेंगे। ऑडिटर को देखना पड़ेगा जो रेगुलर रूटीन का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा होता है, वो पीएल में चार्ज किया है और नहीं। तो ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा।
का वेरिफिकेशन वाउचिंग. नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस. Document to be verified. क्या क्या है प्रीपेड? ऑथोराइजेशन फ्रॉम एग्रीमेंट, जिसके बेसिस में आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट बा प्रीपेड एक्सपेंसेस करना पड़ता है. बैंक स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ विच आप वाउच करेंगे. पेमेंट रिसीट बा पेमेंट बा कैश रिसीट कॉरेस्पॉन्डेंस, वो वही एग्रीमेंट में कवर कर लेता है. बस ये तीनों ही का सफिशिएंट है. ऑडिटर क्या चेक करेगा? Auditor should obtain the schedule of prepaid expenses. हाँ, schedule of prepaid expenses. Auditor should obtain the schedule of prepaid expenses and that proper authorization from appropriate authority, because without authorization आप तो prepaid expenses कर नहीं सकते. तो authorization लगेगा, तो auditor schedule of prepaid expenses देखेगा and authorization check करेगा. Auditor should check whether the calculation of prepaid expenses have done correctly. कितना prepaid expenses हुआ है वो चेक करेगा, सैंपल चेक करेगा, सबका नहीं. Auditor should check the payment from the cash book and the terms of agreement with the payee. मतलब पेई के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है और कैश बुक का पेमेंट चेक करेगा. कैश बुक बा और बैंक स्टेटमेंट auditor should examine whether the last year prepaid expenses has been taken as expenses of current year. आप जानते ही है लास्ट ईयर में अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो करंट ईयर में वो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का एक्सपेंसेस बन जाएगा. वो लिया है और नहीं. और एंड करंट ईयर
auditor should verify accounting and disclosure as per applicable as per generally accepted accounting principle for current year prepaid expenses. ये भी ऑडिटर चेक वेरीफाई करेगा, बिकॉज करंट ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट हो जाता है, मेरा एक्सपेंसेस से लेस हो जाता है, तो ये एंट्री एक्सपेंसेस को क्रेडिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, ये जर्नल दिया है और नहीं ये भी चेक करेगा। तो हर जगह में आपको देखिएगा ये आएगा मैक्सिमम 4 नंबर का, 4 से 3 नंबर बा मैक्सिमम 5, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई लिखना पड़ेगा और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना लिखने से ही आपका जो नंबर आता है आपको कवर कर लेगा। नाउ चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मैंने तो वाउचिंग के बारे में बताया था लेकिन वेरिफिकेशन के बारे में नहीं बताया था। ऑडिट का जो सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, उसमें वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर क्यों? सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर से ऑडिटर को पता चलता है जो असर्शन, जो ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड किया है, जो असर्शन वो शो कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो उसको वेरीफाई करता है। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसका वाउचिंग करता है वाउचिंग में, और जो असर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहा है वो उसका वेरिफिकेशन करता है वेरिफिकेशन में। तो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज डन फॉर कंफर्मिंग द, क्यों ए वेरिफिकेशन करना पड़ता है? ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजेशन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये 4 चीज ऑडिटर देखता है। वो क्या उसका मालिक वही है, एग्जिस्ट करता है नहीं एट ऑल, और पोजीशन किसके पास में एक्चुअली वो है, और वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ किसका, एसेट लायबिलिटी स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटी एट ऑल एग्जिस्ट करता है और नहीं, वो ऑडिटर चेक करेगा। टू एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर एसेट और लायबिलिटी क्रिएट हुई वो ट्रांजैक्शन एट ऑल ऑथेंटिक है और नहीं, ऑथराइज्ड है और नहीं, ये सब चेक करेगा। एक्चुअली ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है ओनरशिप चेक, ऑथराइजेशन चेक करना, रियल में जो फिगर दिखा रहा है वो फिगर पेमेंट हुआ है और नहीं। टू एंश्योर द ओनरशिप ऑफ द रिकॉर्डेड एसेट, एसेट तो दिखा रहा है लेकिन उसका ओनर कौन है, वो क्या मालिक कंपनी है ना दूसरा कोई मालिक है, वो चेक करना पड़ेगा। टू इंश्योर, वो इंश्योर करना चाहता है दैट एसेट एंड लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड, properly recorded in the books of accounts, asset and liability are properly valued at the date of balance sheet and disclosed at the appropriate place। asset and liability को proper place में valuation and disclosure होना चाहिए। to ensure that asset are free for encumbrance, encumbrance spelling देख लीजिए, ENCUMBRANCES। encumbrance का मतलब है आपका एसेट है तो आपके पास, लेकिन आपने क्या किया, पर्सनल लोन के लिए बा किसी लोन के लिए अपने एसेट को मॉर्गेज गिरवी रख दिया, इसको बोलते हैं इनकम्बरेंस, मतलब प्लेज कर दिया, चार्ज कर दिया, सिक्योरिटी में रख दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? आप जो प्लेजिंग डॉक्यूमेंट्स है उसका रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा। नाउ एटलीस्ट 25 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इवन मेरे बीकॉम के टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में अंतर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
मीनिंग vouching refers to the examination of voucher in support of the transaction recorded in the books of accounts. एक्चुअली वाउचिंग रेफर करता है ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड हुआ है उसका एग्जामिनेशन, और वेरिफिकेशन रेफर करता है जो एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में आप असर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन। ध्यान से सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका ऑथेंटिसिटी दिखने के लिए, आपको जेन्युइननेस देखने के लिए वाउचिंग करना पड़ता है। एसेट एंड लायबिलिटी जो फिगर आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी देखने के लिए आपको वेरिफिकेशन रेफर करना पड़ता है। दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचिए, जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है उसको देखने के लिए वाउचिंग, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप असर्शन मतलब फिगर दिख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, लोन, ये जो फिगर आप शो कर रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, दैट इज वेरिफिकेशन। वाउच करना मतलब है चेक करना, वेरिफिकेशन करना मतलब है, वाउचिंग बड़ा है ना छोटा है, वाउचिंग छोटा है, वेरिफिकेशन बहुत डेप्थ है। वेरीफाई सिर्फ ट्रांजैक्शन का रहने से ही नहीं होगा, उसका ऑथेंटिसिटी भी देखना पड़ता है, उसका डिस्क्लोजर भी देखना पड़ता है, ये वही होता है वेरिफिकेशन। वेयर इज वाउचिंग में ट्रांजैक्शन है और नहीं, वो क्या प्रॉपर ऑथराइज्ड है और नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है और नहीं, ये सिर्फ देखता है। ऑब्जेक्टिव वाउचिंग इज टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस recorded in the books of accounts. Verification refers to the examination of ownership, existence, valuation of disclosed asset, valuation and disclosure of asset and liabilities in the balance sheet. देखिए, वेरिफिकेशन बेसिकली बैलेंस शीट आइटम के लिए होता है, और वाउचिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एनी ट्रांजैक्शन के लिए ही हो सकता है। नॉलेज वाउचिंग इज डन विद अ जूनियर लेवल एंड ऑडिट लेवल क्लर्क से, जिसका अकाउंटिंग नॉलेज प्रॉपर है उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए तो थोड़ा सीनियर लगेगा। वेरिफिकेशन इज डन बाय द सीनियर लेवल ऑडिट क्लर्क और द ऑडिटर हिमसेल्फ हैविंग साउंड नॉलेज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूएशन। मतलब वाउचिंग करने के लिए वैल्यूएशन का नॉलेज नहीं लगता है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए लगता है। आइटम्स वाउचिंग इज done by carried out with all items of income statement and balance sheet. Naturally वो अगर ट्रांजैक्शन को वाउच करता है तो जितना ट्रांजैक्शन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में आया है सबको वाउच करेगा। और वेरिफिकेशन ऑलवेज डन ऑन द आइटम डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। असर्शन मतलब आइटम डिस्क्लोज्ड। स्कोप वाउचिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है वाउचिंग वहां पर एग्जामिन करता है, और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज आर कंडक्टेड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेज। मतलब वाउचिंग क्यों, वाउचिंग इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर ट्रांजैक्शन को आप देखते हैं ऑथेंटिक है और नहीं, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है नहीं, प्रॉपर ऑथराइजेशन है और नहीं, आपका डेट में रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं, बैंक में पेमेंट हुआ है और नहीं, बैंक में रिसीव हुआ है और नहीं। वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में जब वो फिगर आ रहा है आप देखेंगे उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर है और नहीं, वैल्यूएशन प्रॉपर है और नहीं। तो वेरिफिकेशन का काम वैल्यूएशन वाउचिंग के बाद ही शुरू होता है। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन कोई अलग नहीं है, बेसिकली ये इंटरडिपेंडेंट है। वाउचिंग इज अल्टीमेट बिकॉज वाउचिंग को आपको एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है और नहीं देखने के लिए। मतलब यू हैव टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ऊपर आपका वाउचिंग हुआ है वो हर ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज वाउच करना पड़ेगा। क्लियर? So that is the difference between vouching and verification. Item for verification as per knowledge is concerned, जितना बैलेंस शीट का आइटम है वो होता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत बोल बोल के सिर्फ ये 10 आइटम के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्टेड कराया है। मतलब ये 10 आइटम अगर आप कर लोगे तो इसमें 2 आपको आएगा ही। तो मैंने आपको बताया था ना
ये वाउचिंग का चैप्टर बहुत इजी है, 2 से 3 दिन लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन का भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का वाउचिंग खत्म और वेरिफिकेशन खत्म, जो आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो बोलिए यहां तक कोई सवाल? एनी डाउट? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, छोटा ही क्लास था। सर एक बार स्कोप बताइए तो। स्कोप, वाउचिंग इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अरे भाई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तभी तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। तो कौन पहले आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट ना ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन सर। तो ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन ना वाउचिंग? वाउचिंग। वाउचिंग। और अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन कहां जाता है, बैलेंस शीट में? सर सर। कहां बैलेंस शीट में जाता है, पीएल में भी तो जाता है। अरे भाई पीएल एक औजार है, पीएल कोई एक्चुअल में आपका अल्टीमेट एक ही स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट। बाकी सब सपोर्टिव है। बैलेंस शीट में फिगर अगर सही रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो चलिए ट्रांजैक्शन लेवल में अगर ठीक है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो फिगर आएगा वो ठीक ही रहेगा। तो वेरिफिकेशन कौन सा आइटम को देखता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसको देखता है। और वाउचिंग का स्कोप क्या है, मतलब एरिया ऑफ वर्क कहाँ है, हर ट्रांजैक्शन को, वो चाहे एसेट ट्रांजैक्शन हो, सेल ऑफ एसेट है, वो चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस हो, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो, एनीथिंग, सब कुछ वेरीफाई कर सकता है, वाउच कर सकते हो। वाउच करना मतलब एग्जामिन करना। वाउचिंग ऑफ ऑलवेज ट्रांजैक्शन, सब ऑलवेज याद रखना, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एनी अदर क्वेरी? एक्चुअली आप लोग अगर पहले से सोचेंगे, देखिएगा ऑडिटर का अल्टीमेटली काम क्या है, ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। किसके ऊपर वो देगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या देगा, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कंप्लायंस प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ता है। कंप्लायंस प्रोसीड्योर के बाद वो रिस्क असेसमेंट करेगा। रिस्क असेसमेंट के काम करने के बाद वो लेवल ऑफ मेटीरियलिटी डिसाइड करेगा। जहां पर रिस्क ज्यादा है मेटीरियलिटी लेवल क्या करेगा, मेटीरियलिटी लेवल हाई रखेगा। जहां पर रिस्क कम है मेटीरियलिटी लेवल वो लो रखेगा। ये डिटरमिन करने के बाद, रिस्क असेसमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, वो काम शुरू करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर में क्या, एनालिटिकल रिव्यू है बेस्ड ऑन द रेशियो, और दूसरा क्या है, डिटेल चेकिंग। याद है ये सब? डिटेल चेकिंग में 2 आता है। आप ट्रांजैक्शन का वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेंगे, वो चाहे टेस्ट चेकिंग, ऑल चेकिंग करे, और अगर रिस्क ज्यादा है आपको सब आई ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा। चेक मतलब वाउचिंग करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, जिसके बेसिस में ऑडिटर काम करेगा। आप देखिएगा एक यूनिक फ्लो है। मैंने आप लोगों को जैसे ऑडिट को पढ़ाया है, अगर आप सिर्फ नहीं पढ़े, सिर्फ चैप्टर का नाम देखिएगा, क्लास का हेडिंग देखिएगा, आपको लगेगा एक फ्लो है। आप देखिएगा मैंने सिलेबस जैसे वैसे नहीं मोड़ा था, मैं मेरे पैटर्न से सिलेबस बनाया है। इसका मतलब है सिलेबस का मैटर कोई छूट गया है ना, सिलेबस में मैंने अरेंजमेंट चेंज किया। मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, कंपनी ऑडिटर। नॉर्मली सिलेबस में उल्टा है, पहले कंपनी ऑडिटर उसके बाद रिपोर्ट, मैंने उल्टा किया है। आप लोग देखिएगा चैप्टर 1 के बाद मैंने फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन किसमें देगा, रिपोर्ट, उसके लिए मैंने रिपोर्ट सिखाया। रिपोर्ट के बाद मैंने आप लोगों को कंपनी ऑडिट सिखाया। कंपनी ऑडिट सिखाने के बाद मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये सब एग्जाम सिखाया। धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल किए हम लोग। मैक्सिमम 42 বা 43 क्लास में पूरा ऑडिट हम लोगों का खत्म हो जाना चाहिए।
तो आप लोग 43 क्लासेस अगर रेगुलर एक बार करके देखेंगे, 2 क्लास को एक दिन कंबाइन करके, तो देखिएगा आपका ऑडिट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बोलिए, यहां तक कोई सवाल?